अगर हम एसईओ करना चाह रहे हैं और एसईओ करने के लिए हमें वेबसाइट का इंटरफेस एडिट करना आना चाहिए, यानी वेबसाइट कोई एडिटिंग हमें आनी चाहिए, चाहे वो वर्डप्रेस टाइप की हो चाहे वो कोडिंग वाली हो। एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं। आपको क्लाइंट कभी भी वेबसाइट में कुछ ऐड करने को नहीं कहेगा। आपको क्लाइंट हमेशा वेबसाइट तैयार करके देगा, या पैरेलल एक साइड पर डेवलपर लगा होगा और एक साइड पर आप लगे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने उसमें कोई एडिशन करवानी होगी, क्लाइंट ने एडिशन डेवलपर कर रहा होगा और आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जब हम एसईओ की बात करते हैं, सबसे पहले तो उसमें हमारे पास एक ऑन साइट एसईओ है, एक टेक्निकल एसईओ है जिसपे हम मोस्टली फोकस कर रहे होते हैं, एक लिंक बिल्डिंग है, ठीक है। वो तो पैरेलल एक काम है जो साथ चलाते रहना है हम लोगों ने। तो ऑन साइट एसईओ से जब हमने अपना काम शुरू करना है तो सबसे पहले जहाँ से हम बात शुरू करते हैं अपनी, वो कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च है। यानी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वेबसाइट एडिट करनी आनी चाहिए, और बहुत कॉमन से टैग्स हैं जो मैं कहता हूँ कि आने चाहिए। मतलब टाइटल, फेविकॉन, फेविकॉन इमेज लगाना आना चाहिए, टाइटल लिखना आना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी आनी चाहिए। तो समझ लें कि हमारा हेड वाला पार्ट तो एज ए एसईओ खत्म हो गया। और हमें ये याद रखना है कि जब किसी भी वेबसाइट को हम रैंक करना चाहते हैं तो क्राउलर ने सबसे पहले आपके हेड को देखना है। यानी अगर आपने हेड ही सही तरीके से नहीं बनाया हुआ, मतलब हेड सही तरीके से ना बनाने का क्या मतलब है कि टाइटल भी लगा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट जनरेट करता है जैसे वर्डप्रेस है तो उसमें ये टैग तो ऑटो लग जाते होंगे, लेकिन उनके अंदर जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, असल चीज़ वो है टाइटल की क्या लिमिट है, मेटा डिस्क्रिप्शन की क्या लिमिट है। टाइटल मैंने आपको बताया था 60 to 70 कैरेक्टर्स, और उसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। टाइटल में कीवर्ड को हमने रिपीट नहीं करना। इसी तरह जो डिस्क्रिप्शन है, हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाती है, और वो हम सारा अपना वेबसाइट को समराइज करके वहाँ पे लिख देते हैं, और वहाँ पर हम 160 to 170 कैरेक्टर्स में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैंने आपको ऑनलाइन टूल भी बताया हुआ है कि भाई उधर से जाकर हम अच्छी सी डिस्क्रिप्शन को क्रॉस चेक कर लेते होते हैं। टू द वेब से जाके करते थे, ठीक है, वो लिंक भी पड़ा हुआ है स्लाइड के अंदर, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या आ जाती है कि हमने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखना है। और आपका जो क्राउलर है उसमें गूगल का जो सिस्टम है वो क्या है, गूगल का सिस्टम ये है कि वो कोई भी कंटेंट ढूंढता है। यानी हम कह रहे हैं ये प्रोडक्ट ढूंढो, हम कहते हैं ये सर्विस ढूंढो, तो वो उसे ढूंढता है, लेकिन वो कंटेंट को नहीं दिखाता बल्कि यूआरएल्स को दिखाता है। यानी वेबसाइट आती है, वेबसाइट के बाद टाइटल आता है, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आती है, और डिस्क्रिप्शन के साथ कहीं कहीं हमें इमेज नजर आता है। यही होता है ना सिस्टम। ये बेसिक बात है, इसलिए मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। अब हम जब टाइटल लिख रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कीवर्ड रिसर्च के बगैर तो नहीं लिख सकते। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कोई शर्त नहीं है कि हमारे पास फ्री टूल से ही हमने काम करना है, पे टूल्स भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। अभी मैं अब क्योंकि आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया तो मैं आपसे 2 लिंक शेयर करूंगा जहां से आप पेड टूल्स बाय कर सकते हो, डायरेक्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। मतलब वो कोई प्लेटफॉर्म है और लोकल प्लेटफॉर्म ही है। अबाउट 2000 to 2500 में नंबर ऑफ टूल्स आपको मिल जाते हैं 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन में, 1 महीने के लिए। उनमें जो मोस्ट पावरफुल हमारे पास है वो कीवर्ड का है, और उबर सजेस्ट जो है वो एक टूल है जो पेड टूल है, और कीवर्ड प्लानर से ज़रा थोड़ी सी बेहतर तरीके से और क्विक तरीके से कीवर्ड रिसर्च आपको कर देता है, मगर वो पेड है। लेकिन जब हम कीवर्ड रिसर्च की बात करें तो हमने डायरेक्ट कभी भी पेड टूल पे नहीं जाना, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि आपने तो रिसर्च ही नहीं की है, और आपने खुद से ही अपने जहन में कुछ चीज़ें सोची हैं और उन्हीं को कीवर्ड समझ लिया। मतलब हम कीवर्ड बनाना चाह रहे हैं या हम कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं पीक सॉल्यूशंस की, तो ऐसे तो नहीं पॉसिबल कि हम एक कमरे में बंद बैठ कर 2-4 घंटे मीटिंग करें और प्लान कर लें। हमें रियल फैक्ट्स का भी पता होना चाहिए, क्या हो रहा है, बाहर कौन लोग हैं, कितने और कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस वाले क्या कोर्सेज करवा रहे हैं। मतलब ये सारी रिसर्च होगी तो ही हम कोई फीस स्ट्रक्चर और नया कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। सेम इसी तरह कीवर्ड रिसर्च करने के लिए भी, और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, कीवर्ड एनालिसिस और फिर कीवर्ड रिसर्च और फाइनली कीवर्ड आता है। कीवर्ड एनालिसिस करने के लिए हमारे पास, मैं मुख्तसर आपको बताने लगा हूं, गूगल ऑटो कंप्लीट। यानी देखें मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरी एक वेबसाइट है, हमने यहाँ आपका एक क्लाइंट है, उसकी एक वेबसाइट है, वो कोई भी चीज़ बेचता है,
तो उसको कीवर्ड्स का तो नहीं पता होगा, हाँ उसको ये पता हो सकता है कि मेरे क्लाइंट की क्यूरी क्या है, ये तो जरूर पता होगा। और शायद आपसे ज़्यादा बेहतर पता हो कि जिसकी वेबसाइट है वो बताएगा यार मेरा क्लाइंट ये क्यूरी करता है। 100% तो नहीं बताएगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो जरूर बता देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक कीवर्ड एनालिसिस तो उधर से हो गया। एक कीवर्ड एनालिसिस आपने कहां से करना है, कहां से जी, गूगल से। और गूगल कीवर्ड प्लानर में आ जाते हो, गूगल सर्च पे आ जाते हैं हम, ठीक है। स्पीड मारनी है अब हमने यहां से। यहां अगर मैंने लिखा यूज्ड लैपटॉप्स, अब ये क्या हो रहा है, ऑटो कंप्लीट में ऑप्शंस आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा मेन कीवर्ड था यूज लैपटॉप्स, असल कीवर्ड ये है मेरा, लेकिन इतना छोटा कीवर्ड तो रैंक नहीं हो सकता ना, यूज लैपटॉप्स ना, इससे बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास क्या आ गई, एनालिसिस में आ गई, सजेशंस आ गई हैं उसके पास। मैं क्या करूंगा, इन सारे की लिस्ट एक निकाल लूंगा जो ये मुझे सजेशन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहां से एक लिस्ट ले ली, मिसाल के तौर पर मैं लाहौर में रहता हूं, यूज लैपटॉप्स इन लाहौर मैंने लिख लिया, ओके। ये ऊपर आ भी रहा है कि कितने रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास, नीचे आ जाए गूगल सजेशन, यहां पर भी एक कीवर्ड के साथ उसने आगे मुझे सजेशन दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी, इनको भी मैं कंसीडर करूंगा, इनको भी उस लिस्ट में शामिल कर लूंगा। ये कीवर्ड्स नहीं है, ये अभी फ्रेजेस है मेरे पास जिनकी बेस पर मैंने कीवर्ड को बनाना है, ठीक है। इस तरह करके एक तो मैंने यहां से काम लेना है, मैं क्या, एक तो मैंने यहां से सारा काम लेना है। उसके बाद मैं एक और चीज लिखने लगा, गलत हो गया, क्लिक कर दिया मैंने। हाँ ये देखिए जरा, ये मैंने टर्म यूज किया, शायद पहले ना आपसे डिस्कस की हो। अंडरस्कोर लगाया मैंने बीच में, अंडरस्कोर लगाया ना बीच में। ये अंडरस्कोर क्या बता रहा है आपको, कुछ समझ आ रही है अंडरस्कोर क्या कह रहा है? ये आप समझ लो मैंने फिल इन दी ब्लैंक कर दिया, मैंने लिखा यूज्ड, यूज के बाद फिल इन दी ब्लैंक छोड़ दिया एक। मैं कहा मुझे नहीं पता बीच में लोग क्या लिख रहे हैं अभी, हालांकि मैंने क्लियर नहीं किया अपना कीवर्ड, वो भी करता हूं, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए। तो उसने क्या कहा, कहता है जी यूज्ड कार फॉर सेल, यूज्ड होम यूज कार्स, यूज्ड कार फॉर सेल, फर्स्ट ओनर कार फॉर सेल। अब बेसिकली क्या हो रहा है, यूज्ड के साथ उसने बीच में जो भी वर्ड्स उससे मैच कर रहे थे ना, बीच में जो थे वो निकाल दिए। अब मैं कहता हूं यूज्ड लैपटॉप्स, आगे मैं लिखता हूं पाकिस्तान। देखिए जरा कितनी सारी सजेशन मिल गई। और ये भी कीवर्ड्स नहीं है, ये वो इंडेक्स वर्ड्स हैं जो किसी ने कभी इंडेक्स किए हुए हैं तो आए हुए हैं उसके पास। इनको भी मैं उठा लूंगा यहां से सारों को। ये मैंने कैसे दिया, अंडरस्कोर की टर्म यूज करके, बीच में मैंने सिर्फ एक अंडरस्कोर इस्तेमाल किया, उसने मुझे कितनी सारी टर्म्स दे दी हैं। अब मैं कहता हूं लाजमी बात है, अगर आप यूज लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो यूज रिफर्बिश भी यूज की कैटेगरी में आता है हमारे पास, ठीक है, तैयार हुआ होता है जो लैपटॉप। तो मैंने यहां पर इसको भी पिक कर लिया कि मैं ये इसको भी मैं कंसीडर कर रहा हूं। देखें जरा, ठीक। अच्छा, उसके बाद दो हमने सोर्स देख लिए की फ्रेजेस इकट्ठा करने के। की फ्रेजेस इकट्ठा कर रहे हैं ना, बेसिकली हमने करना क्या है, हमने किसी भी कीवर्ड प्लानर के पास जाना है और उस कीवर्ड प्लानर को कहना है कि भाई ये वाले जो फ्रेजेस हैं मेरे, इनके मुझे कीवर्ड्स चाहिए। वो मुझे बताएगा कि इनकी मंथली सर्चेस कितनी है, और भी बहुत कुछ बताएगा, लेकिन वो मुझे ये भी बताएगा कि इनकी मंथली सर्चेस कितनी है और इसके ऊपर कंपटीशन कितना मिल रहा है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें हाई सर्चेस चाहिए होती हैं और लो कंपटीशन चाहिए होता है। मतलब हाई कंपटीशन ही चाहिए होता है, हमें हाई सर्चेस चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा सर्चेस हो और कंपटीशन उसके ऊपर लो होना चाहिए। मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। अब हम एक और चीज भी देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, तीसरा तरीका बताने लगा, यूज्ड लैपटॉप्स इन लाहौर गूगल एड। क्योंकि जिन लोगों के गूगल एड्स चल रहे हैं उन्होंने भी, ये तो नहीं हो सकता कि कीवर्ड टारगेट किए बगैर ऐड चलाया हो। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड हमारा गूगल ऐड में भी मौजूद है।
तो मोबाइल के ऊपर तो अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब कीवर्ड, मैं जितने भी गूगल एड्स चलाता हूँ क्लाइंट्स के, उसमें 90% जो मैं टारगेट करता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि भाई मोबाइल के ऊपर और टैबलेट के ऊपर चले, और 10% मैं फोकस कर रहा हूँ लैपटॉप को या डेस्कटॉप पीसी को। यानी कि हम इसको इग्नोर करते हैं इसलिए कि यहाँ से जो लीड्स हमें मिलती हैं वो कन्वर्जन वाली लीड्स नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसे बैठा हुआ है, मतलब उसकी बाइंग सेंस उस टाइम नहीं होती है, या बाइंग डिजायर नहीं होती है उस वक्त जो लैपटॉप पे चीज़ों को देख रहा होता है। ज़्यादा जो लोग क्योंकि लैपटॉप पे कोई देख रहा है और मैंने बटन लगाया हुआ है कॉल टू एक्शन, तो मैं कॉल तो होगी नहीं, बटन शटन पे क्लिक भी हो जाएगा, मुझे पैसे भी देने पड़ जाएंगे, क्लिक तो हो गया ना उसने कहना हाँ भी कॉल किससे करनी है, मोबाइल पे मुझे, लैपटॉप पे मुझे उलझाएगा इन्हीं चीज़ों में, कॉल तो नहीं होगी इसकी। सो हम जो जब भी बनाते हैं ऐड, तो हम किस पे बनाते हैं, मोबाइल के लिए बनाते हैं। और इवन मैं जब बिड बढ़ाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ मैंने बिड रख दी 40 रुपए की, अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐड तो 40 में चल रहा है ना, लेकिन मेरा कंपटीटर आता है और वो 80 रुपये लगा देता है बीच, ठीक है। सो अब मुझे नहीं पता वो 80 रुपये लगा रहा है, मुझे यहाँ तो शाम को पता लगेगा एनालिसिस से, यहाँ मुझे उस टाइम पता लगेगा एनालिसिस से, रन टाइम पर एनालिसिस करूंगा, देखूंगा भाई आप ये मेरा कीवर्ड था, इसके अगेंस्ट मेरे क्लाइंट की जो ऐड चल रही है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, तो पता लगता है जनाब वो यहाँ तो आ ही नहीं रही, या दूसरे नंबर पर आ रही है या तीसरे नंबर पर आ रही है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो दूसरा अकाउंट है उसकी ऐड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। अब ऐड क्वालिटी का मतलब क्या है, ऐड क्वालिटी में पैसे भी इन्वॉल्व हैं, ऐड क्वालिटी में कीवर्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, ऐड क्वालिटी में हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है, ऐड में देखेंगे जाकर ये चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पैसे तो ज़ाया होने लगे हुए हैं, इसलिए हम अपना ऐड जो है वो मोबाइल पर चलाते हैं और देख लेते हैं बजट क्या है, तो हम बिड बताते हैं। फिर मतलब मैंने रखे तो 40 रुपये ही हुए हैं, उसके बाद हम 900% अपनी बिड बढ़ा सकते हैं, 900%, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कितने तक जा सकती है। यानी मुझे फील हुआ कि मैं तीसरे नंबर पर हूँ, तो मैंने कहा ये मेरे बजट के मुताबिक मैं तीसरे नंबर पर आ रहा हूँ, तो मैंने फ़ौरन क्या करना है, पहले 50% बिड को इंक्रीज़ कर देना है। ये सब कुछ हम गूगल ऐड में जाके कर रहे होते हैं, ये देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मोबाइल के ऊपर हम चीज़ों को देखने लगे हुए हैं, वहाँ पर अब आपने जो कीवर्ड को फ्रेजेस ढूंढने हैं, आपने मोबाइल के ऊपर आ जाना है, और फिर अपने वही फ्रेजेस जो आइडियाज़ हैं आपके पास, कीवर्ड आइडियाज़ जो हैं, ठीक है, इनको हम ये भी कह सकते हैं सीड कीवर्ड्स भी कहते हैं इनको, कि ऐसे हम लोगों ने लिखे हैं, अभी ये कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है ना, ये सीड कीवर्ड्स हैं हमारे। तो हमने अपने गूगल ऐड से भी इसको देखना है कि गूगल ऐड में हेडलाइन में कौन से कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में कौन से कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक। तो ये सब कुछ डाटा इकट्ठा करना है, हमने उन्होंने किया था इकट्ठा काफ़ी सारा डाटा, ठीक है, और इसको उठाकर आपने ले जाना फिर कीवर्ड प्लानर में। कीवर्ड प्लानर में जाकर फिर हमने एक एनालिसिस किया था, वो कौन सा एनालिसिस था कि हमने कहा भाई सर्चेज को डिवाइड कर दो रिजल्ट्स के साथ, ठीक है, बड़ी वैल्यू आई तो ये है, छोटी वैल्यू आई तो ये है, इस बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी हमारे पास। इसके बाद अगर हम पेड टूल्स पे जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा बहुत सारे पेड टूल्स हैं, ऊबर सजेस्ट जो है ना वो हमें एक पैकेज में मिल जाता है और वो अच्छा है, वो आपको बिटवीन 2200 से 3000 के दरमियान मंथली सब्सक्रिप्शन पे मिलता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, मतलब उसके साथ आपको और भी बहुत सारे, आपको आर्टिकल्स लिखने के टूल्स भी मिल जाएंगे, मतलब और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा उसके साथ। यानी आप SEO के हवाले से सिर्फ एक टूल नहीं है, अगर आप 2500 में कुछ परचेज कर रहे हैं तो एक बंडल ऑफ टूल्स होगा जो कि आप सारे इस्तेमाल कर रहे होंगे, और आप 4 बंदे मिलकर भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही बंदे ने खरीदना है, ठीक है, मतलब कोई एक बंदा खरीद ले, आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, सब लोग, आपके पास एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड होगा, उसके साथ आप उसको एक्सेस कर लोगे, ठीक है। अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट आए तो टाइमिंग को डिफरेंट कर दें, IP बेस्ड नहीं होता वो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो टूल्स ले लें, उनसे पता लग जाएगा। ऊबर सजेस्ट आपको बड़ी हेल्प करेगा, गूगल प्लानर करेगा, जो ऑल इन टाइटल और ऑल इन डिस्क्रिप्शन करके कंपैरिजंस कर रहे थे, देखे थे ना हम लोगों ने कि भाई ऑल इन टाइटल में देखते हैं, ऑल इन टाइटल में चाहे फौरी तौर पर हमें कंपटीशन का पता लग जाता है, यानी मैं देखना चाहता हूँ कि कीवर्ड कंपटीशन वाला कीवर्ड है कि नहीं है। अभी मैं लिखूंगा ना ऑल इन टाइटल कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, देखेंगे कितने थाउजेंड्स में रिजल्ट्स आ जाएंगे, और मैं दूसरी तरफ लिखूंगा ऑल इन टाइटल ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, कम रिजल्ट्स होंगे, पता लग जाएगा कि भाई इस कीवर्ड पे कंपटीशन नहीं है। तो ये क्विक वे है हमारे पास देखने का, कंपटीटर्स की साइट को देखने का हमारे पास एक तरीका है कि हम उस पर जाकर देख लें, तो कितना कुछ हमारे पास इकट्ठा हो गया। फिर वहां से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करके लिया ना इधर,
वहां से हमने देख लेना कि भाई हाई सर्चिज, लो कंपटीशन, ये वाला कीवर्ड है। उसके बाद मेरे पास अब इतना सारा काम करने के बाद फिर मुझे पेड टूल पे जाना है, क्योंकि अगर मैं पहली अटेम्प्ट में पेड टूल पे जाऊंगा तो मैं एक ही टूल से एनालिसिस करवा रहा हूँ ना, हो सकता है वो एनालिसिस ठीक ना हो। फिर मैंने मिसाल के तौर पर मुझे मिल गया एक कीवर्ड, मैंने कहा ये वाला कीवर्ड जो है ये हाई सर्चिज है, लो कंपटीशन है, गूगल कीवर्ड प्लानर ने मुझे दे दिया। अब मैं उसको उठाऊंगा और सीधा ले जाऊंगा ऊबर सजेस्ट में, उधर जाकर भी पेस्ट कर दूंगा उस कीवर्ड को। सीधा एक क्लिक के ऊपर वो आपको बता देगा कि इसकी सर्चिज कितनी है और इसका कंपटीशन कितना है। फौरी तौर पर आपको बता देगा ये वाला कीवर्ड आप यूज़ कर लें। लेकिन वो आपने कीवर्ड फ्रेजेस में से बहुत सारी मेहनत करके कुछ चीज़ें निकाली हैं, अब बहुत सही कीवर्ड टारगेटिंग हो रही होगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अब हम प्लान कर रहे हैं, कीवर्ड हमारे पास आ गए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गूगल कहता है भाई आप 20 कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन 20 कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, तादाद में बहुत ज़्यादा कीवर्ड हैं। इतने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना बड़ा मुश्किल काम है विदाउट लिंक बिल्डिंग, मतलब लिंक बिल्डिंग भी ना कर रहे हो और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो। मतलब ज़्यादा का मतलब है उसकी लिमिट, जो ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि हमारी मर्जी है जितना मर्जी लिख लें। मैंने कहा था 1500 वर्ड्स तक का कंटेंट हम लिख सकते हैं, सो हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। फिर हमें अपने कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टैब्स पे, क्योंकि एक पेज के ऊपर तो हम ये सपोज ना करेंगे। जब मैं गूगल खुद कह रहा है कि भाई टाइटल आपने 60 कैरेक्टर्स का लिखना है और टाइटल में आपने कीवर्ड लिखना है और सेकेंडरी कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल चलो मैं कहता हूँ टाइटल में आपने कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड लिखना है। सेकेंडरी कीवर्ड को हम टर्शियरी कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये टर्म यूज होती है टर्शियरी कीवर्ड, ठीक है, सो वो भी हम कहते हैं। सो उसको वो कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 कीवर्ड्स, टाइटल में तो 2 ही कीवर्ड्स आए, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ एक हो जाएगा बहुत अच्छा रैंक, या दूसरा हो जाएगा अच्छा रैंक। इससे ज़्यादा कीवर्ड्स तो आपके होम पेज पे बहुत सारे रैंक नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स रैंक नहीं होंगे। तो अगर आपको ये उलझन है बहुत सारे कीवर्ड अपनी एक यूआरएल के साथ ही रैंक करवाने हैं, मतलब एक ही वेबसाइट पे रैंक करवाने हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आप उसके टैब्स बढ़ा लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा एक टैब था होम वाला, उसको मैंने क्या रख दिया, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो मैंने एक और टैब बना दिया बेकरी इक्विपमेंट। अब वो जो बेकरी इक्विपमेंट वाला मेरा टैब है उसके अंदर कंटेंट भी सारा नया आ गया। अब वो वही वाला कॉन्सेप्ट जो सब डोमेन वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो सब डोमेन बना के करवा रहा हूँ ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ, मेन्यू बना के कर लिया। मतलब मेन्यूज ही इस तरह के इतने सारे बना दें। इसका मतलब क्या होगा, बेशक कस्टमर डायरेक्ट आपके उन मेन्यूज पे ना आए, क्लाइंट उस मेन्यूज पे ना आए, लेकिन जब क्लाइंट बेकरी इक्विपमेंट सप्लायर इन लाहौर ढूंढेगा तो उसको एक अलग इंडिपेंडेंट पेज मिलेगा विद कंटेंट विद कीवर्ड। फिर जब वो आइसक्रीम मशीनरी को ढूंढेगा फिर उसको एक अलग पेज मिलेगा विद कीवर्ड और इंडिपेंडेंट कंटेंट के। अब क्या हुआ, 1500, 5 कीवर्ड थे, आप 1500 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब तो गूगल को कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि गूगल ये कह रहा था कि आपके एक पेज के ऊपर जो है वो मैक्सिमम 1500 वर्ड्स होने चाहिए, और आपकी जो कीवर्ड ओपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 2 to 3%। तो मतलब 1500 का 2 to 3% निकालें और फिर 400 का 2 to 3% निकालें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। 400 का 2 to 3% बहुत ही कम है, कितना होता है 400 का, वैसे निकालें 400 का 3% कितना है, 12, और 1500 का 3%, हाँ 45, 45, 12 और 45, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर मैं 45 कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। 45 मतलब कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि 45 अलग-अलग ऐड करूंगा, 45 अलग-अलग तो नहीं करूंगा ना, ये तो अलग-अलग कीवर्ड कर रहा हूँ, वो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीवर्ड का तो मतलब है ना कि जैसे मैंने लिखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये एक कीवर्ड है, तो इसको कहता है 3% यूज करना है आपने। जब हम दूसरे कीवर्ड पर चले जाएंगे तो उसकी भी परसेंटेज भी इंडिपेंडेंट होगी, वो उसको देख रहा होगा। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि ये एक कीवर्ड के लिए कह रहा है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट को आप 1500 वर्ड्स में इतनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका मेन जो कीवर्ड है। इसी तरह जब बेकरी इक्विपमेंट वाला होगा उसको भी मैं कंटेंट मेरे पास ज़्यादा आ गया तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन हमें ये भी तो महारत होनी चाहिए कि हमने अपने कंटेंट के अंदर उस कीवर्ड को लेकर कैसे आना है। ऐसे तकिया कलाम के तौर पर तो नहीं लाना ना कि बात करते करते एकदम बीच में कीवर्ड आ जाए, फिर कोई और बात कर रहे हैं, फिर बात करते करते एकदम जैसे इबादत कर रहे हैं कोई, ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं लाना। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेकर आना है कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक कीवर्ड का यूज होना बीच में। इसका मतलब ये होगा कि जो कंटेंट लिख रहा होगा
उसको हम बताएंगे कि भाई ये कीवर्ड है, ये 4 पैराग्राफ है, ये कीवर्ड्स हैं, तुमने इस कीवर्ड को भी इनके अंदर एडजस्ट करना है, क्योंकि बाद में एडजस्ट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब कंटेंट तैयार हो जाएगा फिर तो बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब होगा कि कंटेंट रीराइट करवाना पड़ेगा आपको। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप ही खुद से ही उसके अंदर कुछ ऐड करने की कोशिश कर लें, वो तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, तो सर अलग-अलग सब डोमेन बनाने की बजाय अगर वेबसाइट के ही मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस पे हर पेज पे 2-3 कीवर्ड अगर हम हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी भी ठीक है। ये स्ट्रेटेजी भी होती है कि टैब ज़्यादा बना लें आप एक पेज के, ठीक है ना, एक पेज के टैब ज़्यादा बना लें आप, ये भी हम कर सकते हैं। सब डोमेन पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये भी हो गया जी हमारा। अब हम बात करते हैं भाई ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स कौन से हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर है क्या, ऊपर एक हेडर के तौर पर हमारे पास बार हो, मेन्यू हो, लोगो हो, ठीक है। मेन्यू भी कोशिश करें हम कि कीवर्ड फ्रेंडली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यूआरएल भी जो हमारे हैं वो भी कीवर्ड फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा पेज है बेकरी इक्विपमेंट का, या बेकरी इक्विपमेंट सप्लायर इन पाकिस्तान का पेज है, तो उसके यूआरएल भी बेकरी इक्विपमेंट सप्लायर इन पाकिस्तान ही होना चाहिए, ठीक है। ये है यूआरएल फ्रेंडली, मतलब कीवर्ड फ्रेंडली यूआरएल्स। इस तरह के हमें यूआरएल्स भी लिखने हैं, ठीक है। जिसे हमने वर्डप्रेस में स्लग बोला था कि यार ये स्लग है इसका। उसके बाद आपकी वेबसाइट में हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में होना चाहिए, और हायरार्की के मुताबिक होना चाहिए। हायरार्की क्या है इसकी, कि भाई 1 से शुरू करके 6 तक जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो पहली हेडिंग स्टाइल है वो 1 हो, और फिर दूसरी जो है वो 2 होनी चाहिए। यानी वो क्या समझे, गूगल ये समझेगा कि ये इसकी सब हेडिंग है। गूगल ने उसको उसकी सब हेडिंग समझना है, उसने उसकी सब हेडिंग समझ के उस पर काम करना है। और आपने एक हेडिंग को बार बार इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। हाँ, 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो कोई बात नहीं है, टूल लगाएं। अगर उसको समझ में ना आए कि भाई ये आपने हेडिंग 1 का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया तो कम करना पड़ेगा आपको। और रिवर्स ऑर्डर में हेडिंग्स को इस्तेमाल नहीं करना, मतलब 5 के बाद 4 नहीं इस्तेमाल करनी, 3 के बाद 2 नहीं इस्तेमाल करनी। यानी आपने खुद से डिफाइन कर लेना है कि ये स्ट्रक्चर है। और हेडिंग स्टाइल को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि बेसिकली हेडिंग स्टाइल है क्या, हम ये कह रहे हैं हम अपना कंटेंट जो लिख रहे हैं वो बड़ा मीनिंगफुल तरीके से लिख रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि मीनिंगफुल लिखने का मतलब क्या है कि हम उसको पैराग्राफ्स की सूरत में लिख रहे हैं। पैराग्राफ बड़े बड़े नहीं बनाने, सेंटेंसेस भी ज़्यादा बड़े, यानी कि कोई बंदा पढ़ रहा हो तो ऑकवर्ड फील ना करेगा यार ये सेंटेंस नहीं खत्म हो रहा, या एक पैराग्राफ बहुत लंबा है उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपने जब कंटेंट पढ़ाया है तो इसका मतलब लाइनें तो ज़्यादा हो गई ना उसकी, लेकिन आपने क्या करना है फिर उसके पैराग्राफ्स बढ़ा देते हैं। पैराग्राफ बढ़ाने से आपको बहुत कुछ नया मिल जाएगा, यानी आपको फ़ायदा ऑप्शन मिल जाएगा कि यार इसमें हेडिंग स्टाइल भी बढ़ा लें हम, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ये है स्ट्रक्चर वेबसाइट का। उसके बाद हेडिंग में आपने हेडिंग को अपने मिसाल के तौर पर चाहे मैं कंटेंट है प्रोफेशनल किचन का कंटेंट देखते हैं, सॉरी पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ नजर आ रहा है, देख रहे हैं हम वेबसाइट को अक्सर देखते हैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को। सो पैराग्राफ जो नजर आता है उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसे लगता है जैसे हेडिंग लगी हुई है, दिखने में लगता है ना, क्योंकि हमारे नजदीक हेडिंग क्या है, मार्कर की तरह लिखा हुआ जो है वो हेडिंग है, तो जो हाईलाइट हो गया वो हेडिंग लग रहा होता है, हालांकि वो हेडिंग नहीं है, वो क्या है हमारे पास, वो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है। तो आपने पैराग्राफ के टेक्स्ट में कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड और स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। इटैलिक भी यूज कर सकते हैं, एम्फेसिस भी यूज कर सकते हैं, ईएमपी एम्फेसिस का टैग भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात हो गई। उसके बाद वो क्या कहता है कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंक्स भी होने चाहिए, जैसे अभी हमने कहा कि बहुत सारे टैब्स बना दिए। अब हमने बेकरी इक्विपमेंट से हम वापस होम पेज पे लेकर आए, होम पेज से हम किसी को बेकरी इक्विपमेंट पे लिख के आए, आर्टिकल्स का एक टैब बनाया हुआ है, उधर से हम होम पेज पे ट्रैफिक ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी मूवमेंट हो रही है, इंटरनल मूवमेंट हो रही है, वेबसाइट के अंदर मूवमेंट हो रही है। एक हमें एक्सटर्नल लिंक्स भी चाहिए, वो आपके सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट की किसी और ऑफिशियल साइट के साथ भी आप एक आधा बना सकते हैं। तो हमें ये वाले लिंक्स की भी जरूरत है। क्या रह गया सर, लिंक्स में डू फॉलो और बैक वो होता है, नो फॉलो बाय डिफॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है। तो जब हम अपना लिंक बनाएंगे वो तो हमें छेड़ना ही नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त की बात है, जी मैं बताता हूँ, ये सिर्फ उस वक्त की बात है जब हम बात करते हैं लिंक बिल्डिंग की। तो हमें ये देखना होता है कि जो लिंक हमें मिला है
क्या वो डू फॉलो लिंक है? और बाय डिफॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है अनटिल रिलेशन में नो फॉलो ना कोई लिखे। अगर कोई रिलेशन में नो फॉलो लिखेगा तो वो डू फॉलो नहीं इसका होगा। मतलब क्या होता है? मतलब डू फॉलो का या अब्दुल्ला बिन सईद, रिजवान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद ताका, अब्दुल्ला, राना उस्मान, हाफिज मोहम्मद सईद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद हसीब, हाफिज शकील अहमद, मोहम्मद अहमद, कीरत, क्या जी होगी। ये सब। डू फॉलो का मतलब ये है कि आपका जो लिंक है वो फॉलोएबल है, फॉलो हो जाएगा, ठीक है। और नो फॉलो का मतलब है कि आपका लिंक फॉलो नहीं होगा, लेकिन लिंक तो किसी को मिल गया, वो यूआरएल कॉपी करके ट्रैफिक उधर से मिल सकती है हमें। तो जब हम लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं, लिंक बिल्डिंग की बात हो रही है सर, जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं तो हम जब लिंक्स को फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं, हम टर्म यही लिखते हैं कि हमें डू फॉलो लिंक दिखाओ। और डू फॉलो लिंक जब हम ये कह रहे हैं कि लिंक फॉलो हो रहा है, तो अब देखें ना, एक बंदा पैकेजेस माल में कोई शॉपकीपर किसी को कहता है कि हाँ भाई तुमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो पीक सोल्यूशन चले जाओ, तो ये वेट रखती है ना बात। मैं कह ये बात वेट रखती है, इसका वेट है। और अगर वैसे वो कोई सड़क पे गुजर रहा हो और उसको कोई भी बंदा हैंड बिल दे दे तो इसका उतना वेट तो नहीं है जितना एक ब्रांड पे बैठ के कोई बंदा उसको रिकमेंडेशन दे देगा, ठीक है, जैसे आपको कोई स्टूडेंट रिकमेंडेशन दे दे। सेम इसी तरह जब हम हाई पीआर की वेबसाइट पर जाएं, एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी 80 है, ठीक है, 0 से लेकर 100 तक की अथॉरिटी होती है और उसकी अथॉरिटी 80 है। उस वेबसाइट पर एक लिंक है और वो लिंक क्लिक भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस उधर से हमें अथॉरिटी शिफ्ट हो रही है। लेकिन जब भी अथॉरिटी शिफ्ट होती है तो ये ज़हन में नहीं लाना कि उसकी अथॉरिटी कम होती है, उसकी अथॉरिटी उतनी की उतनी ही रही। इस जो हम बोल रहे होते हैं लिंक जूस, इससे क्या होता है, हमारा लिंक जूस बढ़ता है। मिसाल के तौर पर इस तरह के लिंक्स अगर हमें मिलेंगे, डू फॉलो लिंक्स हमें मिलेंगे किसी अच्छी साइट से, तो अगर हमारा लिंक फॉर एग्जांपल 5 था, अभी हमारी अथॉरिटी 5 पर चल रही थी, तो इन लिंक्स की वजह से वो 5 से 8 पे जाएगी, 8 से 10 पे जाएगी और बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यही लिंक बिल्डिंग है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये मॉज का स्टैंडर्ड है, ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। इसी वजह से अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी नहीं भी है लेकिन आपने ऑन साइट की हुई है और टेक्निकल एसईओ की हुई है तो आप रैंक करेंगे। लेकिन अगर आपने डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी की हुई है, मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट है, उसने 30 पे गया हुआ है डोमेन अथॉरिटी को लेकर, लेकिन उसने ऑन साइट एसईओ ही नहीं की, उसने टेक्निकल एसईओ भी नहीं की, तो वो रैंक नहीं करेगा। मतलब सिर्फ लिंक बिल्डिंग रैंक करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो लोग सिर्फ लिंक बिल्डिंग पे फोकस करते हैं तो वो अपने क्लाइंट्स को दिखा रहे होते हैं कि ये देखें जी आपकी हमने अथॉरिटी इंप्रूव कर दी है। एड्सग्राफ में जाकर दिखा देते हैं कि जनाब आपकी वेबसाइट मेरे पास आई थी तो इसकी 10 थी, अब देखें ये 25 हो गई है। लेकिन जो सेलर होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट हमें टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो टॉप पर हम लाते हैं ऑन साइट से और टेक्निकल एसईओ से लाते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि लिंक बनते कैसे हैं। जी एक पॉइंट ऐड करता हूं। मेन्यू जो है वो भी लिंक है, ठीक है ना, क्या ख्याल है, लिंक है ना ये मेन्यू भी। मैं ये मेन्यू भी लिंक है, ये तो लिंक नहीं है। ये क्या है, ये भी लिंक बना हुआ है। अब इसे कोड में आ जाओ, ठीक है। अब लिंक का टैग कौन सा है, सबको पता है, href। 29 लिंक्स लगे हुए हैं इसमें। जरा आगे चलते हैं, ये तो नंबर वाले हैं ना, यूआरएल वाले पे चलते हैं। ये मेन्यू है, मैं ये मेन्यू के लिंक्स हैं। ये कौन सा लिंक है, ये एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, ये फेसबुक का लिंक दिया हुआ है हमने। देखें यहां पर कि हमने डू फॉलो नो फॉलो लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखते। ये सिर्फ उस वक्त लिखेंगे जब हमारी वेबसाइट लिंक बिल्डिंग टाइप की होगी।
और हम किसी को डू फॉलो नहीं, हम खुद से लगे होंगे अभी स्टार्ट होगा हमारा, हम किसी को डू फॉलो अभी देना नहीं चाहते, तो फिर हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। बाय डिफॉल्ट हर लिंक जो है वो डू फॉलो ही है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया लिंक्स? इतना ही पूछना था ना। तो ये लिंक्स हो गए हैं। ये कुछ चीजें हमें ब्लू ये ग्रीन कलर में भी नजर आ रही हैं, कौन बताएगा ये क्या है? ये कमेंट हुए हैं, क्योंकि हमारा काम ये है बस कि हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ, मैं इमेजेस की बात करते हैं, वो नहीं की अभी हमने, अब हम इमेजेस की बात करते हैं। कंट्रोल F, IMG को ढूंढ ले, कितने हैं जी इमेजेस? 48 इमेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब जैसे ये है, ये लिखा हुआ पोर्टफोलियो। अब इस इमेज का नाम देखें क्या आ रहा है, पोस्ट 1760x800.jpg। ये गलत नाम है अगर हम SEO के हवाले से देखें। तो ये जिस चीज को ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए इसका नाम वही होना चाहिए, मतलब ये एक SEO का फैक्टर ये है। अच्छा, दूसरा आर्ट हमने लगाया हुआ है किचन डिजाइन, ये भी कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना, किचन डिजाइन कोई कीवर्ड नहीं है, और ऐसे ही लगा हुआ है, और उसमें किचन डैश डिजाइन लगा हुआ है। आर्ट जो है उसमें डैश लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं यूं कहता ना कि किचन एक कीवर्ड है और डिजाइन एक कीवर्ड है, तो मैं डैश लगाता। और इसमें हम तकरीबन 125 कैरेक्टर बताया हुआ है मैंने आपको, 125 कैरेक्टर्स में हम आर्ट एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, मतलब 125 कैरेक्टर्स में हम आर्ट एट्रीब्यूट लिखते हैं। ये आर्ट एट्रीब्यूट आपका इमेज ही है, और जब आप गूगल के इमेजेस पे जाते हो तो आप इतने सारे इमेजेस देख रहे होते हैं ना, वो इसीलिए नजर आ रहे होते हैं कि वो रैंक हुए होते हैं, रैंक्ड इमेजेस हैं। सो अगर आप 100% इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आपको बताई है, इमेज का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, इमेज का नाम कीवर्ड बेस्ड होना चाहिए, इमेज का आर्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए। बेशक इमेज पे टाइटल भी लगा दो, टाइटल का एट्रीब्यूट लगा के उसमें भी कीवर्ड कर दो। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या होता है, मैं माउस लाता हूं, क्रॉस पे क्लोज लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, ये टाइटल है। कि कोई भी बंदा इमेज पे माउस रखेगा तो उधर भी कीवर्ड ही टारगेट होगा, कीवर्ड नजर आ रहा होगा उसके ऊपर भी। ये हो गया। फिर आर्ट एट्रीब्यूट हमने लगा दिया, फिर इमेज को हमने कंप्रेस कर लिया कि भाई इमेज का साइज बड़ा तो नहीं है। ऑनलाइन भी टूल्स हैं, फोटोशॉप भी है, ऑनलाइन टूल से चेक कर लेंगे कंप्रेशन की अभी वो है, इसमें कैपेसिटी है, वो शो कर देगा कि इतने % अभी इसको आप और कम कर सकते हो, -10%, -20%, -40%, अभी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम वो भी कर लेंगे। सो ये इमेजेस पे आ गए, ये इमेज की ऑप्टिमाइजेशन होगी। ये हमारी तकरीबन ऑन साइट मैंने खत्म कर दी, कुछ रह गया तो बताओ, हो गया ना? ऑन साइट की बात कर रहा हूँ, अभी टेक्निकल पे नहीं गया। अब हम देखते हैं कि और फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास। अब दूसरे फैक्टर्स क्या हैं, ये तो हो गई ना ऑन साइट, हमने कहा जी हमने तैयार कर ली अपनी वेबसाइट की। अब दूसरे फैक्टर्स में हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जो दूसरे काम मैं बता रहा हूँ, हमने अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी देखनी है, ठीक है, हमने अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट फाइल बनानी है, हमने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है, हमने अपनी वेबसाइट को गूगल पे सबमिट करना है, हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड देखनी है, हमने अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस देखना है। ये सब चीजें अब हमारे पास किस में जा रही हैं, हमने देखना है कि भाई हमारी वेबसाइट पे 404 एरर तो नहीं जनरेट हो रहे, हमने देखना है कि गलत रीडायरेक्टर्स तो नहीं लगे हुए। ये सारी की सारी चीजें अब किस में आ रही हैं हमारे पास, ये टेक्निकल SEO में आ रही हैं, और एक एक करके इन चीजों का चेक शुरू हो जाएगा। सबसे पहला काम तो यही करेंगे, जो सबसे मोटा मोटा काम है वो पहले कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले चेक करो 404 तो नहीं लगा हुआ। 404 क्यों लगेगा, 404 एरर कब आता है? 404 एरर उस वक्त आता है हाँ, जब URL एग्जिस्ट ना कर रहा हो, यानी सर्वर में आप एक लिंक दे रहे हैं फॉलो करने के लिए, लेकिन वो लिंक सर्वर पे है ही नहीं। हो सकता है कि वो पहले हो, कभी बाद में रिमूव हो गया हो सकता है उसका नाम चेंज कर दिया हो, लेकिन पैरेलल दोनों साइट्स पे ना हुआ हो। मतलब दोनों साइट्स कौन सी हैं, एक है फाइल और एक है उसका कोड। कोड में जाकर हमने उस फाइल का रेफरेंस दिया हुआ है और फाइल का एक नेम है जो उधर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट फाइल का नाम है HTML का कॉन्टैक्ट अस। अब हमने कॉन्टैक्ट अस इकट्ठा लिखा हुआ है, बाद में हमने प्लान किया यार इसको चेंज कर दो, कॉन्टैक्ट डैश अस कर दो। अब फाइल का नाम कर दिया चेंज, कॉन्टैक्ट डैश अस, मगर हम लोगों ने अपनी कोड में जाकर अभी भी वही लिखा हुआ है, तो ये 404 एरर जनरेट करेगा। अब हमें यहाँ पर भी इसको चेंज करना है, ठीक है।
रीडायरेक्टर्स, मैंने क्या कहा था कि रीडायरेक्टर कौन सा रीडायरेक्टर होता है? अगर हमने रीडायरेक्टर लगाना हो, एक 301 है और एक 302 है, 301 302। 301 कौन से वाला होता है? परमानेंट होता है। 302 जो होता है वो टेम्परेरी होता है। यानी 301 हम उस वक्त लगाएंगे जब हमें परमानेंट लगाना है। ये इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी SSL की सूरत में, और एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरा एक क्लाइंट है, उसकी एक वेबसाइट है दस्तगीर इंजीनियरिंग के नाम से, ठीक है। तो अब उसको फील हो रहा है कि यार ये एक तो पहली बात तो है दस्तगीर इंजीनियरिंग, वो बेचता आइसक्रीम मशीनरी है, कॉफ़ी मशीन बेचता है, नो डाउट कंपनी के नाम की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, ब्रांड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन वो ये कहता है कि जब इंटरनेट पे लोग मुझे सर्च करें तो मेरा कीवर्ड नहीं है URL में कहीं। तो उसने क्या किया, उसने अपने दस्तगीर इंजीनियरिंग को रीट्रैक करवा दिया किसी और अपने कीवर्ड के साथ, कीवर्ड वाला URL बाय करके। जैसे मैं स्टार्स अकेडमी वालों को ये कहता होता था, मैं कहता था कि आप इस तरह करें कि मल्टीपल साइट्स बना लें, ठीक है, और मिसाल के तौर पर उनकी वेबसाइट का नाम है स्टार्स अकेडमी लाहौर, तो मैंने उनसे कहा था कि एक डोमेन बाई करें mdcatpreparation.com, ठीक है। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, किसी एक्सटेंशन में तो मिल ही जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि mdcat preparation URL में आ गई, ठीक है। सो एक प्रायोरिटी मिल जाती है हमें, बहुत बड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है। अगर आपका कीवर्ड URL में हो तो बहुत, जैसे सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, अब कुछ भी हो जाए, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विस क्योंकि URL में है, तो कोई भी बंदा लिखेगा ना सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो उन्हीं का URL ऊपर आएगा, बेसिक SEO के साथ, बिल्कुल बेसिक SEO के साथ, क्योंकि उन्होंने URL में उस कीवर्ड को यूज कर लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि कहते हमारा ये कीवर्ड है ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, तो मैंने कहा कि ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन की एक डोमेन बाय करें, ठीक है, होस्टिंग आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके अंदर एक पेज बना के रखते हैं, जरूरी नहीं बहुत बड़ी वेबसाइट बनाएं, उसी पे पेज बनाएं और वो रीडायरेक्ट होए और आपको स्टार्स अकेडमी मिले आए। सो ये भी एक तरीका है हमारे पास कि कीवर्ड फ्रेंडली URLs डोमेन्स बाय करना। नो डाउट के .com की डोमेन सबसे ज्यादा अथॉरिटी की डोमेन होती है। अच्छा, ये बात हो गई हमारी। क्या बात कर रहे थे मैं, जिसमें ये एग्जांपल दिया मैंने, टेक्निकल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये भी कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले तो सर्च कंसोल बना लें। मेरा ख्याल है सर्च कंसोल बनाना तो पढ़ाया भी था मैंने, यहाँ पर एक दफ़ा किए भी थे सर के, है ना, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से उसे किया हुआ है कि सर्च कंसोल बनाएं अपने किसी जीमेल के साथ, उधर वेबसाइट आपकी ऐड हो जाएगी और वो वेबसाइट में फिर क्या करेगा, सारे एनालिसिस करना शुरू हो जाएगा। अभी हम टेक्निकल SEO करने लगे हुए हैं। तो सर्च कंसोल में आप आ गए, उसने आपको कोड दिया, वेरीफाई हुआ, बात खत्म। वेरीफाई करने के दो मेथड पड़े थे, कौन कौन से? एक फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, और एक हेड में जाकर कोड पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हम उसको वेरीफाई करा लेंगे। वेबसाइट हमारी वेरीफाई हो गई। अगर आपकी वेबसाइट गूगल से वेरीफाई हो जाए तो ये आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी हेल्प करती है। यानी आप जब प्रोफाइल बनाएं और आपकी वेबसाइट भी हो और वेबसाइट अप्रूव्ड भी हो, तो वो गूगल वालों को एक रिलायबिलिटी हो जाती है कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप लोगों ने वो आपकी वेरिफिकेशन इतनी लंबी नहीं होती इसमें। उसके बाद हमने क्या करना है, रोबोट्स की फाइल बनानी है। रोबोट्स की फाइल में क्या बता रहे होते हैं कि भाई कौन कौन सा क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आए और कौन सा क्राउलर हमारी वेबसाइट पे ना आए। एक चीज हो गई। और क्या बताते हैं रोबोट्स में, कौन से पेजेस को क्रॉल करिए। रोबोट्स फाइल मैंने 20 के भी लेक्चर स्लाइड्स पढ़ी हैं आपके पास। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमने रोबोट्स फाइल के अंदर अपना साइट मैप पहले बनाना है और उसके बाद उस साइट मैप को भी, उस URL को उसमें ऐड कर देना। उसके बाद रोबोट को अपलोड कर दें सर्वर पे जाके। देन सर्च कंसोल में जाएं, सर्च कंसोल में जाकर साइट मैप सबमिट करें, ठीक है, सबमिट हो गया। उसके बाद जाकर वहां से इंडेक्सिंग को चेक कर लें, क्रॉल करवा लें। अगर क्रॉल नहीं हो रहा तो अब यहां पर आकर आपने अपने SEO फैक्टर्स देखने हैं, कोई एरर नहीं आएगा और वहां पर मैसेज आपको यही देगा कि क्रॉल नहीं हुआ, यू आर नॉट ऑन गूगल, नॉट बिकॉज ऑफ एरर। मतलब वो कहेगा एरर कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट चेकर लगाएं, कोई चेक करें। वो भी आपको एक लिंक दिया हुआ था मैंने, उधर जाकर अपनी वेबसाइट को टोटल URL दें, वो चेक करके बता देगा कि आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट तो नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद से डुप्लीकेट किया तो आपको पता ही है चेकर लगाने की क्या जरूरत है। कहीं से भी डाटा कॉपी किया है, पता है आपको कि डुप्लीकेट है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। आप कंटेंट चेंज करें। यानी अगर आप क्रॉल नहीं होते, ये सारे काम कर लिए और आपको क्रॉल नहीं कर रहा और क्या भी रह गया, कहता है योर वेबसाइट नॉट ऑन गूगल,
बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कुछ कंटेंट का इशू है आपका, यानी एरर कोई नहीं है, बग कोई नहीं है, पेनल्टी भी कोई नहीं है अभी तक। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे हैं तो मैं आपको उस पर नहीं लेकर जाऊंगा। ठीक है, सर्च कंसोल भी बन गया, स्कीमा लगाएं अपनी वेबसाइट के अंदर। स्कीमा के लिए वेबसाइट, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो प्लगइन से स्कीमा ऑटो ऐड हो जाता है, और अगर आप कोडिंग यूज कर रहे हैं तो स्कीमा और जी में जाकर मैंने कहा था स्कीमा का कोड जनरेट करें और कहाँ पे पेस्ट कर दें, हेड में उसको पेस्ट कर दें। स्कीमा के मुतालिक भी यही कहते हैं कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में स्कीमा लगाया हुआ है तो आपकी पहली 3 पोजीशन में रैंक होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाते हैं। बेसिकली स्कीमा है क्या? स्कीमा आपकी वेबसाइट की समरी है, और आपके जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं, और अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं तो लोकल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाती है। तो इससे क्या होता है, क्रॉलर को बहुत कुछ पता लग जाता है आपके मतलब, आपकी फिजिकल लोकेशन का भी उसको पता लग जाता है, आपके सोशल लिंक्स का भी पता लग जाता है। अब सोशल लिंक्स का हमें फायदा कहाँ पे होता है? कोई भी बंदा सर्च कर रहा होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके कंपटीटर ने स्कीमा नहीं बनाया हुआ, आपने बनाया हुआ है और आपने वहां पर अपना सोशल मीडिया भी ऐड किया हुआ है, तो हो सकता है कि वेबसाइट उसकी आ जाए ऊपर, मगर सोशल मीडिया उसके बाद आप ही के नजर आ रहे होंगे उस जगह पर, क्योंकि उसका अपना स्कीमा तो है नहीं है। तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी सोशल मीडियाज होंगे वो सारे ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और क्या था? कैनोनिकल सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। एक मैंने कहा था फिजिकल कैनोनिकल होता है, और एक मैंने आपसे कहा था वर्चुअल कैनोनिकल होता है। ठीक है, फिजिकल कैनोनिकल क्या होता है? कैनोनिकल का टैग लगाएं, ये कहाँ पे लगेगा? हेड में लगेगा। और वर्चुअल कैनोनिकल क्या होता है? जो हम सिर्फ क्रॉलर को मूव कराते हैं, फिजिकली नहीं मूव करते। कैनोनिकल में तो हम फिजिकली क्रॉलर को कह रहे हैं कि भाई इधर ना आओ, उधर चले जाओ। ठीक है, तो ये कैनोनिकल क्या है? सॉरी, ये हमारे पास वर्चुअल है कैनोनिकल। ठीक है, और जो फिजिकल कौन सा था? रीडायरेक्ट। फिजिकल रीडायरेक्ट था ना, कि मिसाल के तौर पर आपने लिखा हुआ है कि दस्तगीर इंजीनियरिंग कोई भी बंदा लिखे तो कहाँ जाए वो? डीसी किचन पर चला जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फिजिकल रीडायरेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि जो अबाउट अस का पेज है, इसके अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो इंफॉर्मेशन पार्टली हमने होम पेज से ली हुई है, तो जब भी तुम अबाउट अस पर आओ तो तुमने मुझे क्रॉल करने की बजाय होम पेज को क्रॉल करना है। तो क्रॉल करना है उसने, मगर फिजिकली मूव नहीं करना। ऐसे नहीं है कि अबाउट अस का पेज कोई लिखेगा तो उसकी जगह होम पेज खुल जाएगा, लेकिन क्रॉलर जब जब आएगा अपने बजट के मुताबिक उसको चेक करेगा क्रॉल करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए, तो वो हमेशा उस पेज के ऊपर आकर उसको लेगा। सो उन्होंने कहा कि ये आपको उन पेजेस पे जरूर लगाना चाहिए जो पेजेस आप खास तौर पर इंडेक्स नहीं करना चाह रहे, अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हो। आमतौर पर ये भी होता है कि आपने कुछ कंटेंट नहीं किया होता ना कॉपी, वो आपको फंसा के बैठा होता है कि यार कैनोनिकल नहीं लगाया होता, तो कोई एक कैनोनिकल हम किसी पेज पे लगा देते हैं। ठीक है, सो ये कैनोनिकल भी हो गया। और क्या है? लिंक बिल्डिंग तो आपको बताया था, सिंपल थी, उसमें तो कोई ऐसी खास लर्निंग करने वाली चीज़ नहीं थी, दोबारा रिवाइज करने वाली। और ऑन साइट का क्या बताया था, याद करें? चलिए, मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग गूगल ऐड शुरू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एक स्लाइड मैं शुरू करूंगा कीवर्ड्स की, जो ज़रा थोड़ी सी डिटेल के साथ मैंने कीवर्ड्स को दोबारा से डिस्कस करना है आपसे। उसमें कुछ बातें हो सकता है आपके लिए नहीं हो, कुछ मैंने लेक्चर के शुरू में भी डिस्कस की हैं, कुछ उस दिन करेंगे, और फिर गूगल एड्स की तरफ जाएंगे। गूगल एड्स हमारे पास 3 है बेसिकली। एक को हम बोलते हैं गूगल सर्च नेटवर्क, यानी सर्च इंजन पे जो ऐड चलता है। एक को हम बोलते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जो डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं वो यूट्यूब भी है, और जो डिस्प्ले नेटवर्क है वो वेबसाइट्स भी हैं। और एक यूट्यूब है जो उसके ऊपर वीडियोस जो आ रही होती हैं वो वीडियो ऐड है। बेसिकली हम ये 3 तरह के ऐड हैं जो हम चलाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये हम गूगल ऐड में कवर करेंगे, और जब हम गूगल ऐड पढ़ लेंगे तो हमारा काफ़ी सारा सीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फेसबुक के लिए भी। इसलिए कि जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, बेशक तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा ऑडियंस को टारगेट करने का वो एक जैसा होगा हमारे पास। ठीक है सर, वो आपके पास